हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है 17 जनवरी 2023। तो ये पेपर जो है आपका 17 जनवरी, आप लोग अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे 17 जनवरी 2023 को, तो आप लोग देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि क्या इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो यह हिंदी और संस्कृत का पेपर है, फर्स्ट पेपर है। तो इसमें आज हम लोग, आप लोग का कमेंट आ रहा था कि संस्कृत का भी प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दीजिए। तो आज हम लोग जो है संस्कृत यानी कि संस्कृत का इसमें हम लोग देखेंगे टोटल 30 क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह का संस्कृत में क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी वही आपका होता है कि जो 15 क्वेश्चन आपका सीडीपी बेस्ड होता है और 15 क्वेश्चन आपका जो गद्यांश से रहता है और 4-5 क्वेश्चन लगभग आपका जो है ग्रामर पर्सन से रह जाता है। तो आप लोग मतलब कि जैसे कि प्रत्यय से रहता है, उपसर्ग से रहता है, तो उस तरह से आप लोग जो है, और समानार्थक शब्द से रहता है, आप लोग उसे कर सकते हैं। तो संस्कृत भी कोई खास नहीं होता, आप लोग गद्यांश को पढ़ के समझ के अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग भी मिल के देखेंगे कि आज किस तरह का संस्कृत का क्वेश्चन रहता है और आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको गद्यांश से ही शुरू होता है। तो गद्यांश को आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट संस्कृत, क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक आपका जो है यहाँ पे यानी कि लैंग्वेज 2 पेपर 1 जो है सीटेड, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ, तो आप लोगों को क्या करना है कि गद्यांश को एक बार पढ़ लेना है, या नहीं तो नहीं भी पढ़ेंगे तो आप लोग जैसे कि वहाँ पे एक निंजा टेक्निक है। तो आप लोग को गद्यांश यदि मतलब कि सारे संस्कृत का जो वर्ड है आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, इसका जो है ट्रांसलेट आपको हिंदी में नहीं होता होगा, तो आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो है डायरेक्ट गद्यांश पे चले जाएंगे। आप जो है क्या करेंगे, उसको ढूंढना चालू कर देंगे कि उस तरह का वर्ड आपको कहाँ मिलता है, बस वहाँ से आपको डायरेक्ट जो आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे गद्यांश में है, राज्ञ भोजस राजे दुर्मुख नाम का एक चोर निवसति अस्म, मतलब कि राजा भोज नाम का जो है एक राजा जो है दुर्मुख जो है वह एक चोर था, जो कि राजा भोजस के दरबार में, वह राज दरबार में क्या रहता था, यह राजा भोज है तो उसी के दरबार में जो दुर्मुख एक चोर था वहाँ रहता था। किंतु अधिकतरं सचौर्यं कुर्तु न पारितवान अनेन दुखी स्व प्रतिवेशी राज्य प्रवेष्टिंग रात्रो प्रचलित मध्य एक साधुआश्रम प्राप्य तत्र एवं स्थित, मतलब कि मध्य में जो है मध्य रात्रि में वो क्या करता है, एक साधु के आश्रम में पहुंचता है। साधु तस्य भव्यं अतिथि कृतवान, और उसका साधु का क्या होता है, भव्य अतिथि होता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसका सेवा सत्कार होता है। उसके बाद है अनेन प्रसन्न स्वचौत्र प्रातः। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भी इसको जो पढ़ के और थोड़ा बहुत जो समझ में आता है तो आप लोग ज़्यादा इसमें जो प्रेशर नहीं डालना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इसमें है दुर्मुख कस्य राज्ये निवसति अस्म, मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि जो दुर्मुख नामक का जो चोर है तो वह किसके दरबार में रहता था। दुर्मुख कस्य, कस्य मतलब किसके, राज्ये, निवसति अस्म मतलब किसके राज्य में रहता था, रामस, कृष्णस, भोजनस, गोपालस। तो भोजनस मतलब कि राजा भोज के दरबार में रहते थे। इस तरह से कितना आसान हो गया कि आप लोग यदि पढ़ेंगे उसको गद्यांश को तो आसानी से मिल जाएगा। तो दुर्मुख कस्य राज्य निवसति अस्म, तो राजा भोज के दरबार में क्या करते थे, रहते थे। फिर वही पे गद्यांश है, एक गद्यांश से लगभग 4-5 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद अगला है आपका दुर्मुखस्य भव्यं अतिथि को कृतवान, मतलब कि जो दुर्मुख है उसका जो अतिथि कौन करता है, मतलब कि उसका सेवा सत्कार कौन करता है। तो वह एक बार किसके दरबार में पहुंचता है, साधु के दरबार में। तो उसका जो है साधु जो उसका जो भव्य अतिथि कृतवान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, साधु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि फिर उसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दुर्मुख कथं वेशं कृत्वा राजप्रसादे प्रविष्ट, तो यहाँ पे क्या है कि दुर्मुख कथं वेशं मतलब कि किस वेशभूषा में जो है वह राजप्रसादे मतलब कि जो है वह राजा के दरबार में पहुँचता है। तो सामंत वेशम, तो वह जो है आपको गद्यांश में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको मिलेगा क्या कि दुर्मुख जो है सामंत वेशम धृत्वा राजप्रसादे प्रविष्टं, तो वह जो है सामंत के वेश में जो है वह पहुँचता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राजा दुर्मुखं कुत्र नियुक्तवान, और राजा जो दुर्मुख है
तो उसको जो है कहाँ पे नियुक्त किया गया था? गृह विभाग मतलब कि कृषि विभागे, रक्षा विभागे, सीमा विभागे। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे एक बार, तो आप लोग पढ़ के जो है आप लोग बनाएंगे। तो बट हम जो है डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता देते हैं कि राजा जो दुर्मुख है कुत्र नियुक्तवान। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो सारे पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि राजा जो है उसको किस चीज़ में नियुक्त किया गया था। तो उसको जो है नियुक्त किया गया था कहाँ पे? रक्षा विभागीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या? रक्षा विभागीय में उसको जो है रक्षा विभाग में उसको क्या हुआ था? नियुक्ति हुआ था। उसके बाद है अनुमानं कृत्वा इतस्य पदस्य समानार्थकं चित्वा लिखत। मतलब कि जो है अनुमानं कृत्वा मतलब कि अनुमान कृत्वा का जो है इस पद का जो है समानार्थक पद कौन सा है चुन करके आप लोगों को लिखना है। तो सारे ऑप्शन में आपको जो है एक तरह से सेम टू सेम जो लग रहा है देखने में हूबहू, तो आप उसे भी ठीक करेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। अनुमानं, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में आपको क्या लग रहा है? अनुमाय। तो इस तरह से आपका जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसका समान अर्थ चुन के आप लोगों को क्या करना है? लिखना है। तो इस तरह से हो जाएगा, अनुमाय हो जाएगा। इसमें अनुमाय में क्या होता है? जैसे अनुमाय लिखेंगे तो अनु प्लस मा प्लस लियप होता। क्या होता? लियप। जिसमें कि अनु आपका क्या हो जाता? उपसर्ग हो जाता। माँ आपका क्या होता है? ये इसमें एक धातु है और लियप माँ जो आपका मूल धातु हो गया और लियब आपका क्या हो गया? प्रत्यय। ये सारे चीज़ मिल के तब आपका बनता है क्या? अनुमाय बनता है। तो इस तरह से जब धातु से पहले उपसर्ग होता है तो उसके साथ कत्वा के साथ जो है ना आपका लियब प्रत्यय लगता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो अनु आपका उपसर्ग हो गया, माँ आपका मूल धातु हो गया, लियब आपका क्या हो गया? इसमें प्रत्यय हो जाएगा। कभी भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आए कि अनुमानं में कौन सा प्रत्यय है तो आपका जो है लियब प्रत्यय हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है रात्रो इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति प्रयुक्त। तो इसमें जो रात्रो जो वर्ड दिया गया है तो इस पद का जो विभक्ति कौन सा है? प्रथमा, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी। तो आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो है सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। तो आप लोगों को कुछ कुछ का जो है विभक्ति भी याद करना पड़ेगा, तो उससे आप लोग आसानी से कर लेंगे। जैसे सप्तमी विभक्ति का हो जाता है क्या? प्रथम में हो जाता है रात्रो, उसके बाद होता है रात्रिया आ जाता है, उसके बाद हो जाता है आपका तृतीया में बहुवचन में हो जाता है रात्रिसु। और शुरू वाला जब में जिसमें भी सु वट लगा हुआ रहता है वो तो आपका सप्तमी विभक्ति होता है। तो इसे भी आप लोग याद ही कर लीजिए कि जिसमें रात्रिसु कुछ भी रहे, सु लगा हुआ रहे तो आपका सप्तमी का जो बहुवचन में आ जाता है। तो इसमें पूछा है तो आपका सप्तमी आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला है प्रणम्य इत्यस्मिन् पदः कः कृदंत प्रत्यय युक्त। तो इसमें जो है प्रणम्य जो दिया गया है तो इसमें जो इस वर्ड में जो है कौन सा जो है कृदंत प्रत्यय आप लोगों को बताना है। तो जैसे प्रणम्य लिखा हुआ, नम्य, लियप, तो इसमें भी आपका जो है लियप प्रत्यय है। तो इसमें जो है प्र आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, उसके बाद नम क्या हो गया? आपका मूल धातु हो गया, और मियप मतलब कि हो गया क्या? लियप। तो यहाँ पे लियप आपका क्या है? प्रत्यय है। इसे भी याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो लियप प्रत्यय। नम मूल धातु हो गया, पर आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो लियप आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है संप्रीति इति पदस्य समानार्थकं पदं चित्वा लिखत। तो आपको बताना है कि संप्रीति पद जो है इसका जो समानार्थक पद जो है क्या है, आप लोगों को चुन करके क्या करना है? लिखना है। तदा, कदा, इदानी, दिने। तो इसमें जो है आपका संप्रीति का मतलब होता है क्या? इस समय। इस समय इसका अर्थ हो जाता है, हिंदी मीनिंग हो जाता है इस समय। तो इस पद का जो है क्या होगा? तो इदानी आपको कैसा लग रहा? देखने में इस समय इस टाइप का लगता है वर्ड। तो संप्रीति इस समय, तो इदानी। तो इदानी इसका जो सेम टू सेम शब्द है, एक मतलब कि दोनों का सेम अर्थ है। तो इदानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो इस तरह से फिर जो है आपका एक अलग यहाँ से गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ेंगे जैसे कि कृषि प्रधानोयम अस्माकं भारत देश, जो हमारा भारत देश है कृषि प्रधान है। तो इस तरह से जो है आप लोग को सारे वहाँ पे ग्रामवासिनो प्रायन कृषिका भवंती, यहाँ पे क्या है? ग्रामवासिनो प्रायन कृषिका भवती। ग्रामवासी जो है प्रत्येक मतलब कि सारे ग्रामवासी लगभग प्रायः जो है कृषक है, मतलब कि किसान है। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए ग्रामेषु वसंती, मतलब कि गांव में जो है पूरे आदमी जो है लगभग लोग जो है गांव में बसते हैं। तो आप लोग पढ़ के एक बार मतलब कि देख लेंगे, उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका
ग्रामवासिनो प्रायेण किंग भवति। अभी तुरंत है कि ग्रामवासी जो है प्राय क्या है, तो वह जो प्राय जो है कृषिका है, मतलब कि प्राय ग्रामवासी जो भी है वह एक किसान है, कृषिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामवासिनी हरितानी शाकानी केभ्य प्राप्नुवन्ति। तो इसमें आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, ग्रामवासिनी हरितानी शाकानी केभ्यं प्राप्नुवन्ति। हरितानी मतलब होता है हरी, शाक्यानी मतलब होता है साग सब्जी। तो ग्रामवासी जो होता है हरी साग सब्जी जो है केभ्य मतलब कहाँ से, प्राप्नुवन्ति मतलब प्राप्त करते हैं। तो ग्रामवासिनी जो है हरी साग सब्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं, राज क्षेत्रेभ्य, उसके बाद प्रक्षेत्रेभ्य, नगरेभ्य, स्वक्षेत्रेभ्य। तो स्व मतलब क्या होता है अपने, क्षेत्रेभ्य मतलब खेत से, तो अपने खेत से प्राप्त करते हैं। सिंपल है, जब ग्रामवासी है तो गांव में रहते हैं तो हरी साग सब्जी कहाँ से प्राप्त करेंगे, स्वक्षेत्रेभ्य। तो ये सारे चीज़ हम बोल नहीं रहे, आपका गद्यांश में जो है लिखा गया। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ के आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जो कुछ ज़्यादा लगेगा तो इसीलिए आप लोग को इसे बता देते हैं। उसके बाद एक बार जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत सम्यकं ज्ञानं किंग दृष्ट्वा। तो भारत का जो है समय को जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा या नहीं, तो यहाँ पे है इसका अलग है। भारत में जो है समय का ज्ञान को कैसे देखा जाता है, भारत सम्यक ज्ञानं किंग दृष्ट्वा मतलब भारत में जो है समय का ज्ञान को किस प्रकार देखा जाता है, नगरानी ग्राम कृत्यं दूरदर्शनम मतलब कि भारत में समय का ज्ञान को कहाँ देखा जा सकता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामा। तो मतलब कि ग्रामा इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गांव में, यानी कि भारत जो है नैसर्गिक रूप से गांव में ही दिखता है। तो इस तरह से आपका जो है भारत के लिए यदि समय देखना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा, तो गांव में इसका समय देखा जाता है। तो इस तरह से आप राइट आंसर हो जाएगा क्या, ग्रामा। भारत नैसर्गिक रूप से गांव में ही दिखता है, तो इसलिए इस तरह आपका जो है ग्रामा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कर्तुम इतस्य समानार्थकं पदं चित्वा लिखत। जो कर्तुम है इतस मतलब कि इस पद का जो समानार्थक पद जो है आपको चुन करके लिखना है। कर्तुम मतलब क्या होता है, कर्तुम मतलब होता है एक तरह से आपका करना। तो इस तरह से इसमें कौन सा है, गंतुम ये तो होगा नहीं। उसके बाद कुर्दितुम पठितुम मतलब पढ़ना होता, विधातुम ये विधातुम जो है आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है करना। तो इस तरह से सेम टू सेम आपका विधातुम आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का अर्थ सेम होता है। उसके बाद अगला है आरंभ्यं कृत्वा इत्यर्थे प्रयुक्तं पदं चित्वा लिखत। तो इसमें जो है आरंभ्यं कृत्वा, तो इसका जो है पद को जो है चुनकर उपयुक्त जो पद है उसको चुन करके आप लोगों को लिखना है। तो सेम टू सेम आप लोग देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा आरंभ्यं कृत्वा में। तो आरभ्य, आरभ्य जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम लिखने के लिए बोल रहा है। उपयुक्त पद कौन सा इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो आरभ्य आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्ति इति पदे मूल धातु क। तो अस्ति जो है इस पद का जो है मूल धातु आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा, आस होगा कि पट होगा, गम होगा, अस होगा। तो आपको जो है चुन करके बताना है कि कौन सा इसमें मूल धातु है। जैसे अस जो है ना आपका मूल धातु होता है, अस ऐसे जो है आपका मूल धातु होता है। जब इसी का आप लोग कीजिएगा तो जैसे अस्ति होता है, क्या होता है, अस्ति, अस्त, उसके बाद संति, इस तरह से होता है। उसके बाद सेकेंड वाला आ जाता है असी, असी, अस्थ और अस्त। उसके बाद हो जाता है अस्मि, क्या होता है, अस्मि, अस्मि, स्व और अस्म, क्या होता है, अस्म। तो इस तरह से अस्ति, अस्त, संति, अस्सी, अस्थ, अस्तत, अस्थ, अस्मि, स्व, स्म। तो इस तरह से आपका अस जो है आपका क्या है, मूल धातु है। तो अस्ति जो है यहाँ पे अस्ति, सॉरी अस्त, अस्त यहाँ पे आया। तो अस्त किसका मूल धातु, अस का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पुष्कल मात्रायं इति पदः का विभक्ति प्रयुक्ता। तो इसमें जो है कौन सा विभक्ति प्रयुक्त हुआ है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति आपका। आप लोग जो है इस तरह का कुछ विभक्ति जो है याद कर लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभाषा सूत्रस लक्ष्य।
तो त्रिभाषा सूत्र का लक्ष्य जो है आपको बताना है कि ऑप्शन के अनुसार कौन सा है त्रिभाषा सूत्र का लक्ष्य। तो यहाँ पे देखिए बहुभाषावाद आधारितं मातृभाषा संवर्धनम। तो त्रिभाषा जो है इसमें मतलब कि त्रिभाषा में जो है बहुभाषावाद का जो है मतलब कि इसमें बात कही गई है और बहुभाषावाद आधारित है त्रिभाषा, और इसमें जो है मातृभाषा का संवर्धन है, यानी कि जो बच्चों का जो शिक्षा व्यवस्था अधिगम जो किया जाएगा तो वह मातृभाषा में होगा। तो इस तरह से त्रिभाषा सूत्र का लक्ष्य है कि बहुभाषावाद आधारित है और मातृभाषा का संवर्धन किया गया है, जो कि आपका जो है मातृभाषा में जो है उसका क्या होगा मतलब कि बच्चों का जो है अधिगम होगा और हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक वैधता क्वेश्चन यहाँ पे है एक अध्यापक समाचार पत्रात् पत्रिका व एकं पाठं चेतु इच्छति एतत् चयनं तेन विषय वस्तुनि संज्ञान स्तरं च अधिकृत छात्राणां आयु विचारं कृतं पाठ चयने का मापदंड आधारित। तो मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि एक शिक्षक अखबार या पत्रिका से जो है एक पाठ की जांच करना चाहता है। एक शिक्षिका जो है एक अखबार या पत्रिका से जो है पाठ की जांच करना चाहता है। एतन चयनं तेन विषय वस्तु संज्ञानम च अधिकृत छात्राणां आयु विचारं कृतं। और उसमें जो है बच्चों की जो है आयु पर विशेष ध्यान दिया गया है कि जो इस मतलब कि समाचार और पत्रिका के अनुसार पाठ का जो उसमें कुछ निर्णय लेना है तो उसमें जो आयु को बच्चे के लिए जो आयु को ध्यान में दिया गया है। पाठ चयनिंग का मापदंड आधारित, और पाठ चयन का जो इसमें जो किस मापदंड पर आधारित है वही आपको जो है बताना है। तो इस चारों ऑप्शन में आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका जो सही होगा। तो विषय वस्तु जो कि विषय वस्तु होता है आपका कंटेंट मनोवैज्ञानिक वैधता च, तो मनोवैज्ञानिक पर आधारित है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विषय वस्तु आपका मनोवैज्ञानिक वैधता जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधानस अष्टम अनुसूची सूचिमध्ये किति भाषा स्वीकृता। तो हमारा जो है भारतीय संविधान का जो अष्टम अनुसूची है उसमें जो है कितने भाषाओं का वर्णन है वही आपके पूछा जा रहा। तो 22 भाषा के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषा। उसके बाद है अवबोधनेन अभ्यास माध्यमेन च भाषा शिक्षणम अस्ति। अवबोधनेम मतलब अवबोधन है, अवबोधनेम अभ्यासं माध्यम मतलब कि अवबोधन या अभ्यास और समझ के माध्यम से भाषा शिक्षण जो है क्या है। तो आपको बताना है कि अवबोधन या अभ्यास समझ के अनुसार जो है माध्यम के अनुसार भाषा शिक्षणम अस्ति, भाषा शिक्षण क्या है तो आपको बताना है। तो ये जो है आपका जो है ऑप्शन जैसे है कि प्रक्रियात्मक ज्ञानम, निर्णयात्मक ज्ञानम, भाषा विषयक ज्ञानम, व्याकरणात्मक ज्ञानम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञानम। तो अवबोधन समझ के आधारित पर जब हम लोग भाषा शिक्षण जो सीखते हैं तो वह भाषा शिक्षण क्या है, ये प्रक्रियात्मक ज्ञानम है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पाठ्यक्रम व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य किंग मन्यते। तो पाठ्यक्रम के अनुसार जो है भाषा परिप्रेक्ष्य को क्या माना गया है तो वो आपको बताना है। जैसे सर्व शिक्षा शिक्षणं भाषा शिक्षणम, उसके बाद है भाषेतर विषयं शिक्षणम भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति। तो जो पाठ्यक्रम के अनुसार भाषा परिप्रेक्ष्य को किस प्रकार देखा गया, किस प्रकार माना गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में आप देखिए क्या है कि भाषेतर विषयं शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति। मतलब कि जो है भाषा जो है वह गैर भाषा को सीखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग भाषा के द्वारा क्या करते हैं, जब भाषा सीखते हैं, भाषा का अधिगम करते हैं, तो उससे हम लोग गैर भाषा को भी सीखने में हमको क्या मिलता है, मदद मिलता है। तो भाषेतर विषयं शिक्षणं भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति, मतलब दूसरे भाषा को सीखने में, गैर भाषा को सीखने में हमको महत्वपूर्ण मिलता है, योगदान मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सतत व्यापक मूल्यांकन विषय अध्ययनेषु किंग अस्त्यम। तो इसमें जो है सतत व्यापक मूल्यांकन जो है विषय के आधारित जो है क्या इसमें जो है गलत है वही आपको बताना है। तो सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसमें जो है सतत व्यापक मूल्यांकन के आधार पे जो विषय के आधार पे कौन सा वर्ड जो है आपका
मतलब कि ऑप्शन गलत है वो इसको आपको चुनना है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे है आपका ऑप्शन नंबर 3 पे छात्र सतत मूल्यांकनम, तो और सारे ऑप्शन सही है, मतलब कि सतत व्यापक मूल्यांकन के तौर पे ये सब चीज़ किया जाता है, लेकिन छात्र सतत मूल्यांकनम मतलब कि छात्रों का सतत मतलब क्या होता है, लगातार। क्या होता है सतत मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूस। तो इसमें जो है कभी भी जो विद्यार्थियों के लगातार मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, ये जो है आपका जो है मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में जो है गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है कौन सा सत्य है, तो छात्र सतत मूल्यांकनम मतलब कि लगातार छात्रों का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किरण पर्वतानां विषयें रुचिकरं तथ्यं ज्ञातुं समाचार पत्र पठति एवं विधि पठनं किं कथ्यते। तो किरण जो है वह पर्वतों के बारे में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं, मतलब कि पर्वतानां विषयं रुचिकरं, तो किरण जो है पर्वत के बारे में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं। और इस तथ्य को ज्ञात करने के लिए मतलब ज्ञातुं मतलब जानने के लिए वह क्या करता है, समाचारं पत्रं पठति, और इसको जानने के लिए वह समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो एवं विधं पठनं किं कथयति, यह विधि जो है, यह तरीका जो है पढ़ने के लिए क्या कहता है, यह तरीका क्या कहलाता है। जैसे कि वह पर्वत के बारे में रुचि रखता है और वह इस ज्ञान को जानने के लिए क्या करता है, समाचार पढ़ती है, तो यह विधि क्या कहलाता है, तो यह विधि जो है क्रम वीक्षणम मतलब स्कैनिंग कहलाता है। स्कैनिंग मतलब क्या होता है, क्रम वीक्षणम मतलब किसी भी चीज़ का सूक्ष्म अवलोकन करना, मतलब बारीकी से अवलोकन करना, गहराई से अवलोकन करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वह पर्वत के बारे में रुचि रखता है और इसके लिए समाचार पढ़ती है, तो यह पठन आपका क्रम वीक्षणम यानी कि स्कैनिंग यानी कि सूक्ष्म अवलोकन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली नगरात आगत एकः बालकः मतलब कि दिल्ली नगरात आगत एकः बालकः हैदराबाद नगरे निवसति, मतलब कि दिल्ली नगर में एक लड़का क्या करता है, हैदराबाद का निवासी है जो दिल्ली नगर में आता है। तो एक बालक हैदराबाद का निवासी है, वह कहाँ पे आता है, दिल्ली नगर में आता है। उसके बाद है स्वपाठी भी प्रतिवेशिका स्वसंवाद माध्यमेन स्व तेलुगु भाषाएं शिक्षते, तो वह स्वपाठी के मदद से क्या करते हैं और दिल्ली पे आकर के वह जहाँ वहाँ पर के संवाद के माध्यम से तेलुगु भाषा क्या करते हैं, सीखते हैं। तो एतत् किं कथ्यते, यह क्या कहलाएगा, भाषा ज्ञानार्जनम, भाषा अधिग्रहणम, भाषा योग, भाषा प्रक्रम। तो यह जो है वह लड़का क्या करता है, हैदराबाद का निवासी और दिल्ली में आके क्या तेलुगु भाषा सीखता है, तो यह क्या सीखना क्या होता है, अधिगम होता है। तो अधिगम होता है, तो यह जो है भाषा अधिग्रहणम, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे आके सीखते हैं, तो भाषा अधिग्रहणम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वह भाषा का क्या करते हैं, तेलुगु भाषा सीखते हैं, भाषा का क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काव्य शिक्षणे क्रमे अधोलिखितेषु किं सत्यम, काव्य शिक्षण क्रम में मतलब कि जो है अधोलिखितेषु जो निम्न में जो लिखा हुआ है इसमें से क्या सत्य है, काव्य के बारे में, काव्य शिक्षण शास्त्र के बारे में क्या सही है, तो आपको बताना हो। जैसे काव्यं भाषा अधिग्रहणं भवति, काव्यं व्याकरणं शिक्षणार्थं भवति, काव्यं रसस्वादनाय भवति। तो इसमें जो बिल्कुल ही सही बात है कि काव्य का हमेशा उद्देश्य रहता है क्या, रसानुभूति का अनुभव कराना। तो हमेशा काव्य क्या कहता है, काव्य हम लोग पढ़ने से क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम लोग क्या मतलब कि हम लोग को आता है, रुचि आता है, तो उससे हम लोग को रसानुभूति का अनुभव होता है। तो काव्य से क्या होता है, तो काव्यं रसातुनाय भवति, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए, क्योंकि उससे रस से क्या होता है, रस का अनुभूति होता है हम लोगों को। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 श्रेष्ठ भाषणाएं अध्ययनांग कथं विधुं अनुशंसति, तो मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो किस चीज़ का मतलब कि अनुशंसा की गई है, तो जैसे कि अतिरिक्त विकल्प, उसके बाद त्रिभाषा सूत्रनात्रे, उसके बाद है शिक्षाया प्रारंभिक अवस्थायां आरभ्य एव, उसके बाद है विश्वविद्यालय स्तरे एव।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है श्रेष्ठ भाषा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पढ़िएगा तो श्रेष्ठ भाषाएं है, मतलब कि श्रेष्ठ भाषा यानी कि विदेशी भाषा के अध्ययन के लिए क्या बोल रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 श्रेष्ठ भाषा के लिए बोल रहा है कि यह हम लोगों के लिए जो विदेशी भाषा या श्रेष्ठ भाषा सीखने के लिए अतिरिक्त विकल्प है, मतलब एडिशनल ऑप्शन है। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 श्रेष्ठ भाषा के बारे में बोल रहा है कि वह हमारे लिए क्या है, अतिरिक्त विकल्प है भाषा के लिए। उसके बाद है लेखनम, मतलब लेखनम के बारे में बताना हो कि लेखनम क्या है। तो लेखनम क्या है, तो ऑप्शन 1 2 आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, जैसे कि अभ्यासं न अपेक्षते, उत्पादाधारित गतिविधि अस्ति, प्रक्रिया आधारित गतिविधि अस्ति, छात्र एक बारंग एव लेखनुं कुर्यम। तो जो लेखनम जो है ये प्रक्रिया आधारित गतिविधि है, प्रक्रिया आधारित गतिविधि अस्ति, मतलब कि लेखनम क्या है, लिखना क्या है, ये प्रक्रिया आधारित गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एको अध्यापिका प्रथम कक्षायां स्वछात्राणां पंचसंख्यं समूहेषु विभाज्य छात्र, मतलब कि एक अध्यापक क्या करते हैं, प्रथम कक्षा के जो छात्र है उसको जो 5 समूह में विभक्त करता है। छात्रे चयनतानि प्रकरणानि वितरणी, और छात्रों को जो है जो चयन करते हैं वो मतलब कि उसको जो तान प्रकरण संविदं तथ्य संग्रह, मतलब कि क्या है यहाँ पे तथ्य संग्रहणार्थं, और उसको जो है जो जिस भाषा में जिसको जो चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ के लिए उसको क्या बोला गया है कि आप जो है तथ्य प्रकरण संविदं तथ्य संग्रहणार्थ, और उस चीज़ का आपको क्या करना है, डाटा को क्या करना है, संग्रहण करना है। तो व्याख्यातुं च निर्देशति प्रतिवेदनं लेखनाय च निर्देशति इत ते कक्षायां प्रदर्शनीय गतिविधि ज्ञाते। जो इस तरह का मतलब कि वो अध्यापक क्या किया, पहले कक्षाओं में जो 5 समूह में बच्चों को बांट दिया और उसके बाद चयनित आधार पर बच्चों को जो जिस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट है उस चीज़ में वितरण किया और उसके क्या कहा कि डाटा का कलेक्शन करना है। तो यह चीज़, और उसके बाद बोला कि फिर प्रतिवेदन लेखनाय च निर्देशति, और उसको निर्देश दिया कि इस पर आप लोगों को लिख के लाना है। तो यह जो विधि है, यह प्रक्रिया है, यह गतिविधि है, किस रूप में जाना जाता, तो यह गतिविधि आपका जो है परियोजना कार्यान्वयन, मतलब कि यह प्रोजेक्ट कार्य हो गया एक प्रकार से। तो एक प्रकार के उसको जो समूह में डिवाइड कर दिया और उसको जो है कुछ कार्य करने के लिए दे दिया, तो इस तरह से यह क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट कार्य हो गया। चलिए लास्ट और आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, निपुण NIPUN निपुण भारत अस्ति, निपुण भारत है। तो आपको बताना निपुण भारत क्या है, तो सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, आप लोग को पढ़ने के बाद भी आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा सही होगा। जैसे आपका तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, बाल विद्यार्थेषु पठनम अंक ज्ञानं च संवर्धनाय भारत वर्षकारस्य कार्यक्रम। जो निपुण जो है भारत के लिए क्या है, तो यह जो बाल विद्यार्थी सुपठनम, मतलब कि बच्चों के जो है पढ़ने के लिए अंक ज्ञानं के लिए जो है यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ये क्या क्या है, कार्यक्रम है। तो निपुण के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, यह भारत सरकार के द्वारा बच्चों को अंक ज्ञान की बारे में जानकारी देने के लिए यह एक कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग जो है फर्स्ट मतलब कि सेट प्रैक्टिस किए हम लोग, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 17 जनवरी का। तो आप लोगों को 30 क्वेश्चन बताया गया संस्कृत में। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताया, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और संस्कृत का जो है सेकेंड वीडियो भी आप लोगों को सेट प्रैक्टिस के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।